हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश्वर दुबे शुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के सामान्य कक्ष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ा है। इसके कुछ टॉपिक्स जो बच गए थे वो मैं आज आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं इस क्लास में। तो ये टॉपिक है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुणधर्म। क्या होता है अणुसंख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के लिए? देखिए, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्या होते हैं, सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है इसकी, जैसे कि वाष्प दाब है, फ्रीजिंग पॉइंट है, टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये क्या होंगे? क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं ना, मिक्सचर बना रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि सॉल्यूशन भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो जब हम मिक्सचर बना रहे हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, इसके जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बॉन्डिंग होगी इनकी। अगर सपोज करिए ये सॉल्यूट है ए है और सॉल्वेंट बी है, तो इनके जो एटम्स होंगे उनके बीच में भी क्या होगी, आपस में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। तो उस कंडीशन में जब हम इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो हो सकता है कि ये क्या कर जाए, ए और जो है बी आपस में बॉन्डिंग कर लें, या मॉलिक्यूल्स क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्ट करके इंटरेक्शन फोर्स हो उनके बीच में, वो भी अट्रैक्ट हो जाए और क्या करें, बॉन्डिंग बना लें। तो इस कंडीशन में इनकी वेपर प्रेशर या फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, चेंजेस होगा। मतलब कि अब उसमें क्या होगा, या तो घटेंगे या फिर बढ़ेंगे। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकी अणुओं की संख्या पे डिपेंड कर रहा है। तो इस की सहायता से क्या है, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम इनके अध्ययन करेंगे कि कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। सबसे पहला है हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जब हम किसी विलेन को बनाते हैं, जैसे विलायक में विले के अणुओं को क्या करते हैं, घोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो विलेन मतलब कि विलायक का जो, अब विलेन का जो वहां पे प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण विलेन का। ठीक है, वो उस विलायक के वाष्प दाब से क्या होगा, हमेशा कम होगा। क्लियर है? क्यों कम होगा? क्योंकि जो जब विलेय और विलायक के अणुओं को आपस में घोल दिया जाता है तो उसका जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, वो क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम स्पिरिट लेते हैं, क्या करते हैं, अपने हाथों पे गिराते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चूंकि वो वोलेटाइल होता है, वाष्पशील होता है, तो हाथों पे गिरने के बाद वो ज्यादा सरफेस एरिया में फैल जाता है। ठीक है, एक तो डाइल्यूट होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाती है। सरफेस एरिया बढ़ने के बाद जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपराइज होना चाहते हैं, वाष्पशील होते हैं तो वेपराइज होना चाहते हैं, वाष्पित होना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे हाथ से ऊर्जा को लेके, मतलब हीट, उष्मा को लेके वो क्या करते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। उसी तरह से जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, दोनों के लिए जो उसके मॉलिक्यूल जो बाहर निकल के वेपराइज होना चाहते थे, सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या होता है कि उनकी जो बाहर जाने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब कि एक क्षमता, वेपराइज होने का जो पावर होता है, वो घट जाता है सॉल्यूशन बनाने के बाद। इसलिए अब क्या होगा, जैसे अगर सिर्फ ओरिजिनल सॉल्यूशन, मतलब कि ओरिजिनल हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर प्योर सॉल्वेंट रखे हैं तो जो उसका वेपर प्रेशर होगा या प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होगा, जब हम सॉल्यूशन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो आइए अब सब देखते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि किसी विलायक का विलेन में, जैसे जो विलेन है उसका वाष्प दाब अगर P है और उस विलायक का वाष्प दाब क्या है, P0। ठीक है, या अगर हम P1 इसको डिनोट करें, विलायक और विलेय के हिसाब से P1 P2 अगर डिनोट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, P1 है और उसका ओरिजिनल
जो प्रेशर है क्या है, P0 है। तो आपको पता होगा राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होगा, P1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, P10 x1 के, जहां x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब इस कंडीशन में अगर हम डेल्टा P1 निकालना चाहें, क्या निकालना है, डेल्टा P1, क्यों, क्योंकि वाष्प दाब का जो अवनमन है क्या है कि हमने अभी पढ़ा है कि जो वाष्प दाब है ओरिजिनल सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का विलयन से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, विलयन में बनाने पे क्या होता है, वो घट जाता है वेपर प्रेशर। तो उस कंडीशन में अगर हम डेल्टा P की बात करें तो क्या होगा, ओरिजिनल वाला बड़ा होता है प्रेशर, तो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, P1 को। क्लियर है। और P1 अभी हमने क्या पढ़ा है, अगर इसको इक्वेशन 1 लेते हैं तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, P10 माइनस P10 x1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P10 ब्रैकेट में 1 माइनस x1। अब अगर आपको मोल प्रभाज वाला डिफिनीशन पता हो जो हमने मोल प्रभाज के लिए बताया था, तो आप जानते होंगे कि x1 प्लस x2 जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अब हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि P0 1 इंटू x2। अब ये किसके लिए है, डेल्टा P1 की ही तो वैल्यू है। क्लियर है। और डेल्टा P1 क्या है, P1 ओरिजिनल माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अब यहां से नेक्स्ट आते हैं, अगर हम क्या करें इसको और लिखते हैं आगे, तो हमारा मिलेगा क्या कि P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P10 इज इक्वल टू x2। ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो उनका डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है क्या, प्रेशर, वेपर प्रेशर का डिफरेंस है, अगर उसको हम ओरिजिनल वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं, मतलब अनुपात लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, रिलेटिव होता है, मतलब आपेक्षिक अवनमन, कि कितना उसके अपेक्षा में, उसकी तुलना में कितना कमी हुआ है। ठीक है। तो अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा हमारा, जो P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P10 इक्वल टू x2। ठीक है, यहां पे मैं इसको लिख ले रहा हूं। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। ध्यान दीजिए इसमें, ये क्या है, हमारा वेपर प्रेशर है किसका, ओरिजिनल सॉल्वेंट का। ठीक है। और ये क्या है, सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर घट गया, तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, वाष्प दाब का अवनमन हो गया। और जब हम उसके ओरिजिनल से उसका क्या कर दिए, अनुपातिक मान ले लिए, अनुपात निकाल दिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। ये किसके बराबर हो रहा है, अगर x1 हम विलायक का मोल प्रभाज मानते हैं तो x2 क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज। क्लियर है। अब x2 को हम क्या लिख सकते हैं, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। मोल प्रभाज के सूत्र से हम यहां से क्या कर सकते हैं, अब इसको ये लिख सकते हैं। अगर हम ये कहें कि N2 जो है, N2 मतलब विलेय, अगर हमारा जो विलयन है बहुत ही तनु है, मतलब डाइल्यूट है, कहने का मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट है वो बहुत ही अल्प मात्रा में है, तो उस अणु जो है हमारा क्या है, विलेय, विलेय के अणुओं की संख्या क्या है, कम है, तो हम N2 को क्या कर सकते हैं, N1 की तुलना में निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, N2 डिवाइडेड बाई N1। अब यहां से हमें क्या, आपको पता है कि N1 क्या है, मोलों की संख्या है, क्या है, मोलों की संख्या है। तो उस कंडीशन में हम ये भी लिख सकते हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ओरिजिनल सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ ओरिजिनल सॉल्वेंट। हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है किसके, अब ये देखिए W2 डिवाइडेड बाई M2, फिर यहां से W1 डिवाइडेड बाई M1, जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, W2 इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1 डिवाइडेड बाई W1
M2। तो इस तरह से ये हमारा क्या निकल जाएगा, फार्मूला निकल जाएगा किसके लिए, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए। तो इसको हम सही तरीके से लिख सकते हैं यहां पे। जहां पे W1 W2 M1 M2 क्या है, ये जो है उसका द्रव्यमान है, किसका, विलेय का और विलायक का, और ये उसका मोलर द्रव्यमान है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए सूत्र हो गया। आते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक में मिक्स कर देंगे तो उनका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट की, बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर हम सपोज करते हैं कि इफ टीबी ओरिजिनल इज बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट and TB is boiling point of solution, then delta, इसको क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। अब आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके कंसंट्रेशन के, किसके, कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या घटाएंगे उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और घटेगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, सॉल्यूशन का इंक्रीज कर रहा है। तो अब जैसे जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को हम वेरी करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी का जो उनका डिफरेंस है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एम। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन एम। अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्या होगा, प्रोपोर्शनल का जब साइन हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तो हमारा एक कांस्टेंट जनरेट होगा के बी, मोलर उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसको और एक्सप्लेन क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे हम। अब क्या होगा हमारा, ये डेल्टा टीबी जो है, सॉरी, अब एम को हम क्या कर सकते हैं, यहां पे ये देखिए, ये डेल्टा टी मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। और अब के भी ये क्या हो गया, हमारा एक कांस्टेंट मिल गया हमें। अब एम क्या है, हमारी मोलर कंसंट्रेशन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अब एम के लिए अगर हम ये मानते हैं एम के लिए कि हमने क्या किया कि W2 मतलब कि W2 ग्राम हमने क्या लिया, विलेय लिया, जिसका मोलर कंसंट्रेशन क्या था या मोलर द्रव्यमान क्या था, M2 था। और फिर हम विलायक के कितने ले रहे हैं, W1 ग्राम ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में W2 डिवाइडेड बाई M2, W1 डिवाइडेड बाई 1000, चूंकि हम ये जो बना रहे हैं सॉल्यूशन बनाए थे क्या, 1 किलोग्राम के लिए बनाए थे तो उसके ग्राम की मात्रा के लिए। तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे हम जब डेल्टा टीबी को डिफाइन करेंगे तो ये केबी और ये क्या हो जाएगा आपका W2
m2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई W1। तो इस तरह से डेल्टा टी बी हो जाएगा KV W2 1000 डिवाइडेड बाई m2 इंटू W1। ये हमारा फार्मूला निकल जाएगा किसके लिए, क्वथनांक के उन्नयन के लिए। नेक्स्ट तीसरा है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। देखिए होता है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के लिए अगर वो द्रव में और ठोस में दोनों किसी भी अवस्था में है तो वह ताप जिसपे उसका क्या है, लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो वह ताप क्या कहलाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हिमांक का अवनमन मतलब क्या है, डिप्रेशन, घटना। तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब एक दूसरे में डिसॉल्व कर देंगे, घोल देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके हिमांक में मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, कमी आती है। फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब कि उस टेम्परेचर के मान में क्या होती है, कमी आती है। कितना कमी आती है और कैसे कमी आती है उसके लिए हम फार्मूला जनरेट करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आगे। ये मानते हैं इफ TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड TF0 is freezing point ओरिजिनल सॉल्वेंट या प्योर लिख लीजिए, प्योर सॉल्वेंट। देन डेल्टा TF मतलब कि हिमांक का अवनमन किसके बराबर होगा, TF माइनस TF, प्योर सॉल्वेंट माइनस TF। अभी हमने पढ़ा है या इस चैप्टर में ही पढ़ा कि अब ये किसके डेल्टा TF जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन के, मोलर कंसंट्रेशन के। क्लियर है, सॉल्यूशन के। तो अब इस कंडीशन में जैसा कि अभी इसके पहले एक यहाँ पे वैल्यू पुट किया था m के लिए कि अगर हम क्या करें, W2 भी ले, किसमें डिजॉल्व करें, सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे हैं। W2 उसका मोलर द्रव्यमान, मोलर मास क्या है, M2 है। तो उस कंडीशन में M की वैल्यू क्या मिलेगी कंसंट्रेशन के लिए, ये होगा हमारा ठीक है। तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म M, और यहां से हमारा फिर एक कांस्टेंट निकलेगा KF, ठीक है, जिसको हिमांक का अवनमन स्थिरांक कहेंगे या मोलर अवनमन स्थिरांक कहेंगे। और M की वैल्यू के लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर W2 ग्राम और M2 मोलर द्रव्यमान का अगर हम विलेय लेते हैं, घोलते हैं किसमें, W1 ग्राम के विलायक में, तो उसका कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए अभी हमारा फार्मूला जनरेट होगा। ठीक है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं चौथा और सबसे लास्ट,
परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर? क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? मैंने आप लोगों को मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, झिल्ली के बारे में, कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, परमिएबल मेम्ब्रेन है, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो अब परासरण दाब को क्या करेंगे हम, कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए आता है कि जैसे सपोज करिए मैंने आपसे बताया था कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, विलायक के अणु मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, चले जाते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। तो अगर हम क्या करते हैं कि एक सपोज करिए यहां पे हमने ले लिया बर्तन और इसको क्या किया हमने, ये हमारा मेम्ब्रेन है, क्या है ये, मेम्ब्रेन है। तो इस कंडीशन में अगर हमने यहां पे डाल दिया विलायक, ठीक है, और यहां पे हमारा क्या है, विलयन, और ये हमारा प्रेशर है, ठीक। तो विलायक के अणु क्या होंगे, इस मेम्ब्रेन से इस पार जाएंगे, क्या करेंगे, इस पार जाएंगे। ये तो हमने सिंपल बताया आपको कि ये हमेशा क्या होगा, ये परासरण की घटना होती है जिसमें क्या होता है कि विलायक के अणु विलयन में क्या होते हैं, चले जाते हैं, स्वतः चले जाते हैं, सेल्स जाते हैं। लेकिन स्वतः जाने का भी तो कारण होगा, क्या कारण होगा, प्रेशर, ठीक है। अब जब ये शुद्ध विलायक है तो इसका भी एक वाष्प दाब होगा, और ये जब विलयन बन गया तो इस विलयन का भी क्या होगा, एक वाष्प दाब होगा। अब अभी आपने पढ़ा कि वाष्प दाब में क्या होता है, परिवर्तन होता है, कब, जब हम विलयन बना देते हैं। तो जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो इधर का वाष्प दाब कम है और इधर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके अणु इधर जाने लगेंगे। अब चूंकि मेम्ब्रेन लगी है और मेम्ब्रेन पहले से कह रही है कि हम सिर्फ विलायक के अणु को इधर जाने देंगे, विलयन को नहीं। विलयन में क्या है, विलय ही तो है एक्स्ट्रा, इधर भी तो विलायक के ही अणु है ना, तो और एक्स्ट्रा क्या है, विलय के अणु। तो विलय के अणु को तो ये जाने के लिए इजाजत दे ही नहीं रहा है मेम्ब्रेन। अब ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि हम तो सिर्फ विलायक के अणु को क्या करेंगे, इधर से इधर जाने देंगे। लेकिन अब देखिए इधर का प्रेशर क्या है, कम है, और इधर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो जिधर का प्रेशर ज्यादा है उधर से विलायक के अणु क्या होंगे, आसानी से चले जाएंगे, ठीक है। तो अब प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण विलायक के अणु इधर जा रहा है। अब अगर हम क्या करें कि एक ऐसा प्रेशर बाह्य रूप से कि बनाए, जनरेट करें कि इस परासरण की घटना को हम क्या करें, रोक दें, क्या करें, रोक दें, साम्य अवस्था में कर दें, तो वही प्रेशर क्या कहलाता है, हमारा परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को हम क्या करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, CST के, जहां C क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, S क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है। तो इस तरह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हुआ। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अगर हम ये माने कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं, दो डिफरेंट सॉल्यूशन, और अगर उनका जो परासरण दाब है, क्या है, परासरण दाब बराबर है, तो हम उसे क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। और अगर उसमें किसी विलयन का परासरण दाब ज्यादा है तो उसे अति परासारी विलयन कहते हैं, और जिसका कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्प परासारी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्प परासारी विलयन कहेंगे। अगर हम ये कहें कि ये जो विलायक और विलयन का हमने बनाया परासरण के लिए, अगर हम प्रेशर इतना ज्यादा बना दें इधर से विलयन से कि क्या हो, विलयन की तरफ से विलायक के अणु क्या हो, इधर वापस विलायक में आने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम परासरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से परासरण ये मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल फिनिश हुई। और एक बात और लास्ट एक टॉपिक है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान,
असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये क्या होता है, अणुसंघ के गुणधर्म जो हमने अभी आपको पढ़ाया कि ये जो जितने भी हमने क्या किए थे, सॉल्यूट डिजॉल्व किए थे, क्या किए थे, सॉल्यूट डिजॉल्व किए थे। मैंने पहले ही कहा था कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। और दूसरी चीज कि जो हमारे सॉल्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि वाष्पशील होते हैं, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं कि विद्युत अपघट्य लेना, विद्युत अपघट्य मतलब क्या है, इसको घोलने पे उसके जो भी है प्लस माइनस में जो अपने कंस्टिट्यूएंट्स में क्या हो, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अणुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जितने भी हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े ये भी असामान्य रूप से व्यवहार करने लगते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। आप इस चैप्टर को पढ़िए, वीडियो को देखिए बार बार। जो भी कोई टॉपिक या कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप उसे ग्रुप में व्हाट्सएप के माध्यम से या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बताइए या कोई तरीका और बताइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।